वेलकम टू माय चैनल जीएस अफेयर्स। जीएस अफेयर्स की 4 मार्च की करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। तो चलते हैं क्लास की ओर। क्लास में सर्वप्रथम है शोधकर्ताओं ने की विशाल चमकदार शार्क की खोज, यानी शोधकर्ताओं के द्वारा चमकदार शार्क की खोज किया गया है। न्यूजीलैंड से शार्क का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने अंधेरे में चमकने वाले 3 समुद्री प्रजातियों की खोज की है, यानी इस प्रजाति अब अंधेरा में भी चमकेगा। पहली बार है कि बायोलुमिनेसेंस शार्क को प्रलेखित किया गया है। उनमें से एक अब तक का सबसे बड़ा चमकदार कशेरुकी यानी लुमिनस वर्टेब्रेट जंतु है। ये सबसे बड़ा चमकदार कशेरुकी के रूप में इसे खोजा गया है। तो आगे है जीवधारियों द्वारा रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से दृश्य प्रकार का उत्पादन होता है, जो समुद्री जीव के बीच एक व्यापक घटना है। तो मुख्य रूप से यह है कि न्यूजीलैंड से शार्क का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने अंधेरे में चमकने वाले 3 समुद्री प्रजातियों की खोज किया है, यानी विशाल चमकदार शार्क की खोज की गई है। तो नेक्स्ट है दीमापुर एयरपोर्ट। यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू दीमापुर। तो आगे है नागालैंड अपनी पहली एयर कार्गो सेवा शुरू करने जा रहा है। तो नागालैंड ने दीमापुर हवाई अड्डे से 2 मार्च 2021 को अपनी पहली एयर कार्गो सेवा शुरू की है, यानी 2 मार्च से नागालैंड में कार्गो सेवा शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने, यानी नागालैंड के सीएम हैं नेफ्यू रियो ने आधिकारिक तौर पर इस सेवा को हरी झंडी दिखाई है, जो एयर इंडिया और इंडिगो के साथ बागवानी विभाग, नागालैंड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संयुक्त पहल है। ये नागालैंड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई के दोनों मिला के संयुक्त रूप से पहल किया गया है। यानी नागालैंड में दीमापुर हवाई अड्डा से 2 मार्च 2021 का अपना एयर कार्गो सेवा शुरू किया जा रहा है, यानी सामान वहाँ से लाने, यानी वहाँ से बागवानी के साथ विभाग के साथ दोनों संयुक्त पहल करके वहाँ से कार्गो सेवा की शुरुआत की जा रही है। एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दीमापुर में एक कार्गो सेवा टर्मिनल सहित एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण करने का योजना बना रहा है। नेक्स्ट है ये सीआरपीएफ का लोगो पीछे लगा हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट है कुलदीप सिंह, यानी कुलदीप सिंह संभाला सीआरपीएफ डीजी का अतिरिक्त प्रभार, यानी सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार के रूप में कुलदीप सिंह संभाले हैं। आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह ने प्रमुख एपी महेश्वरी के सेवानिवृत्त होने के बाद सीआरपीएफ का महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार संभाला है। यानी एपी महेश्वरी अब रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद सीआरपीएफ का महानिदेशक के रूप में कुलदीप सिंह को यह प्रभार दिया जाएगा। कुलदीप सिंह अपने केंद्रीय क्षेत्र में विशेष महानिदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। अगले अधिकारी की नियुक्ति और ज्वाइनिंग होने या अगले आदेश तक सीआरपीएफ प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। कुलदीप सिंह नया सीआरपीएफ का डीजी होंगे। इसके पहले एपी महेश्वरी थे। सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 3,25,000 कर्मी है। इसमें 3,25,000 जवानों ने अपना योगदान दे रहे हैं सीआरपीएफ में। तो ये ध्यान में रखिएगा, कुलदीप सिंह नए महानिदेशक के रूप में सीआरपीएफ का बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, यानी नेशनल सिक्योरिटी डे। 4 मार्च आज ही के दिन राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 मार्च 2020 को देश में
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय सुरक्षा बलों के काम का सम्मान करने के लिए किया जाता है। काम का सम्मान करने के लिए, आदर करने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें सभी पुलिसकर्मी, सभी सुरक्षाकर्मी, सभी अर्धसैनिक बल, गार्ड, कमांडो, सेना के अधिकारी शामिल होते हैं। जितने भी प्रकार के सेना के अधिकारी हैं, चाहे वो गार्ड से लेकर के सुरक्षाकर्मी, सभी शामिल होते हैं। इस दिवस के द्वारा नागरिकों को देश के प्रति उनके मौलिक कर्तव्यों के बारे में स्मरण करवाया जाता है। यानी उनको क्या क्या है मौलिक कर्तव्य, उनको याद करवाया जाता है। तो नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में घरैकी की पहचान चेलिक नाम योजना की शुरुआत हुआ है। तो किस राज्य में शुरुआत हुआ है घरैकी की पहचान चेलिक नाम योजना? तो इसका संबंध उत्तराखंड है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है एवं बेबी रानी मौर्य वहाँ की राज्यपाल हैं। तो देखते हैं, उत्तराखंड राज्य ने घरैकी की पहचान चेलिक नाम यानी मेरी बेटी मेरा अभियान योजना शुरू किया गया है। यानी घरैकी की पहचान चेलिक नाम का मतलब है मेरी बेटी मेरी अभियान। नैनीताल में योजना के कुल परिव्यय 42 करोड़ रुपये है। यह योजना पहली बार नैनीताल में शुरू की गई थी और भविष्य में पूरे उत्तराखंड राज्य को कवर करने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा। नैनीताल से स्टार्ट हुआ है। नैनीताल जिला उत्तराखंड का जिला है। वो धीरे धीरे पूरे राज्य में शुरू कर दिया जाएगा। यह योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा और आगे बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास का एक हिस्सा है। महिला सशक्तिकरण के लिए इस योजना को शुरुआत किया जा रहा है उत्तराखंड के द्वारा, जिसे अभी नैनीताल से शुरू किया गया है। राज्य ने 32,000 महिला समूहों को स्वरोजगार योजना से जोड़ा है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह एक तरह की योजना है जो उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान पर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों की दूसरी संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा शीर्ष स्थान हासिल कर लिया गया है। जम्मू और कश्मीर ने 11 स्वर्ण, 18 रजत, 5 कांस्य पदक जीते हैं। तो खेलो इंडिया में जम्मू कश्मीर राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहा है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापना हुआ था एवं जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। यानी मनोज सिन्हा वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर है और RK माथुर लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो आगे चलते हैं। 26 फरवरी 2021 को शुरू हुआ 5 दिवसीय मेगा स्पोर्ट इवेंट 2 मार्च 2021 को उत्तरी कश्मीर के बारामूला ज़िले में संपन्न हुआ है। ये जम्मू कश्मीर का ज़िला है बारामूला, यहीं संपन्न हुआ है। इस योजना में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया। अनेक राज्यों ने इसमें अपना अपना योगदान दिया है। उनमें 1000 एथलीटों ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट टर्म है ये, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी। जो अलग अलग दोनों टीवी होता था, दोनों का विलय हो गया है, यानी दोनों का मिश्रण कर दिया गया है, दोनों का तालमेल प्यार मोहब्बत हो गया है। तो देखते हैं, दोनों को मिला करके नया टीवी का निर्माण हुआ है जो लागू हो जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा टेलीविज़न चैनल जो क्रमशः संसद की ऊपरी और निचली सदनों की कार्रवाई को प्रसारित करते थे को एकल इकाई में मिला दिया गया है। यानी संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा, निचली सदन को लोकसभा कहते थे। उसमें कार्रवाई के प्रसारित करता था, यानी इस चैनल का अपना अपना प्रसारण करता था। जो भी चैनल संसद में कार्रवाई चलता था वो राज्यसभा एवं लोकसभा टीवी के द्वारा प्रसारण किया जाता था। आम जनता जिसे देख सकते थे चैनल के माध्यम से। इस चैनल का नाम संसद टीवी रखा गया है। ये दोनों को लोकसभा और राज्यसभा टीवी का अब विलय करके
एक संसद टीवी नया टीवी के रूप में बनाया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम लिख लेना है। यह परिवर्तन 1 मार्च 2021 से प्रभावित होगा। 1986 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो भी चीज़ पहली बार होता है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 86 बैच के IAS अधिकारी जो रवि कपूर है, इनका CEO यानी संसद टीवी का CEO के रूप में कार्यभार संभालें। नाम बदलने का निर्णय राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की संयुक्त पहल है। ये दोनों मिल के दोनों को सम्मेलन से, यानी अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं जिनका संसदीय क्षेत्र कोटा राजस्थान है, एवं राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू एवं भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू हैं। तो चलते हैं कुछ नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का समापन। तो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का समापन हुआ है। तो चलते हैं ग्लोबल बायो इंडिया की ओर। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 कॉन्क्लेव सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी समूह 3 मार्च 2021 को संपन्न हो गया है। यानी ग्लोबल बायो इंडिया 3 मार्च को संपन्न हो गया है, यानी कल बीते हुए कल को संपन्न हो गया है। यह जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर 3 दिन कार्यक्रम था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 1 मार्च 2021 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। 1 मार्च का उन्होंने उद्घाटन किया था एवं 3 मार्च को ये संपन्न हो गया, यानी समाप्त हो गया। आगे है वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण उद्घाटन सत्र में विशेष अतिथि के रूप में थी। किसी भी कॉरपोरेट जब सभा एवं सम्मेलन होता है तो उसमें कोई विशेष अतिथि के रूप में नामित किया जाता है। इसमें विशेष अतिथि के रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बुलाया गया था। नेक्स्ट है ये भारतीय शटलर हैं वरुण एवं युगांडा कहता है मालविका युगांडा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। भारतीय शटलर वरुण मालविका युगांडा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। तो इसके बारे में कुछ विशेष देखेंगे। भारत के वरुण कपूर और मालविका बसोन ने कंपाला में 2021 युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब जीत लिया है। तो कंपाला में इसका आयोजित किया गया था जो युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट था, जो भारत के द्वारा वरुण कुमार पुरुष में एवं मालविका बंसोड़ महिला में रूप में एकल खिताब जीत लिया है। वरुण ने पुरुष एकल में फाइनल में समदेशी शंकर मुथुसामी को 21-18, 16-21, 21-17 से हरा दिया है। मालविका ने समदेशी अनुपमा उपाध्याय को महिला एकल वर्ग में 17-21, 25-23 एवं 21-10 से हराया है। तो ये मुख्य रूप से इसका टर्म है कि भारतीय शटलर वरुण और मालविका युगांडा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीत लिया है। तो चलते हैं कुछ नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में है मातम वेंकट राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी CBI का कार्यभार के रूप में संभाला है। मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला किसके द्वारा? मातम वेंकट राव के द्वारा। तो इसका विशेष में चलते हैं कुछ हम। वेंकट राव ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अब तक केनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक का पद पर कार्यरत थे। ये केनरा बैंक में पहले कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे, जो अब नया सेंट्रल बैंक में MD एवं CEO बनाए गए हैं। कौन है वो? मातम वेंकट राव। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि 1 मार्च 2021 से प्रभावी होकर 3 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक जो भी पहले हो जारी किया जा सकता है।
उनका टेन्योर 3 ईयर्स का है। जो भी पहले हो 3 ईयर्स या अगले सरकार के आदेश तक उनको फिर आगे का सूचना मिल जाएगा। रॉ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट। भारत फ्रांस के बीच समझौता हुआ है। ये कुछ भारत एवं फ्रांस के बीच यहाँ समझौता हो रहा है कैबिनेट में। तो कैबिनेट ने नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। भारत और जिस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा के सहयोग के लिए भारत और फ्रांस के बीच समझौता हुआ है, यह जनवरी 2021 में हस्ताक्षरित किया गया है। यह जनवरी में ही कर दिया गया। इसका उद्देश्य पारस्परिक लाभ, समानता और पारस्परिकता के आधार पर नई और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने का आधार स्थापित करना है। तो किस तरह इसका द्विपक्षीय क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है, उसके लिए भारत एवं फ्रांस के बीच 2021 को हस्ताक्षरित किया गया है। इसमें सौर, पवन, हाइड्रोजन, बायोमास ऊर्जा से संबंधित प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है। जितना भी पवन ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा है, उनको बढ़ावा देने के लिए, कोयला का दहन, इस धुआं वाली ऊर्जा को समाप्त करने के लिए भारत और फ्रांस के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट है कुछ ट्रेन है इस प्रकार बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या है। भारत और ढाका के बीच नई पैसेंजर ट्रेन सेवा शुरू किया गया है। यानी भारत, इंडिया और ढाका बांग्लादेश के बीच, यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, उनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना है एवं उनकी मुद्रा टका है। ये 3 चीज़ प्रमुख रूप से याद रखना है आपको। तो चलते हैं ढाका बांग्लादेश और न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के बीच नई ट्रेन सेवा 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश की मुक्ति की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू होने वाली है। यानी बांग्लादेश जब स्वतंत्र हुआ था उसी के अवसर पर 50वीं वर्षगांठ के तौर पर भारत के न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के बीच एवं बांग्लादेश के ढाका के बीच यह ट्रेन सेवा शुरू की गई है। सीधी ट्रेन चिल्हाटी हल्दीघाटी क्रॉस बॉर्डर रेल मार्ग से चलेगी। यानी चिल्हाटी एवं हल्दीघाटी क्रॉस बॉर्डर है, वहीं से चलेगी। वर्तमान में बांग्लादेश और भारत के बीच 2 पैसेंजर ट्रेन चल रही है, जो मैत्री और बंधन एक्सप्रेस है। 2 ट्रेन चल रही है। ये तीसरा ट्रेन का शुरुआत किया गया है। इससे पहले मैत्री एवं बंधन एक्सप्रेस भारत एवं बांग्लादेश के बीच ट्रेन का प्रसारण किया जाता है, यानी ट्रेन चलती थी वहाँ। तो इसी के साथ इस सेशन लास्ट कुछ स्लाइड है, इसी के साथ इस सेशन की समाप्ति हो जाएगी। ये कुछ दिख रहा है जो एफिल टावर है। तो एफिल टावर से आपको याद आता है कि कुछ फ्रांस का न्यूज़ होगा। तो फ्रांस का न्यूज़ है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीएसटी अगर किसी देश में सर्वप्रथम लागू हुआ था तो फ्रांस में लागू हुआ था। फ्रांस, जहाँ से राफेल युद्धक विमान भारत आया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है एवं फ्रांस के वहाँ की प्राइम मिनिस्टर इमैनुअल मैक्रोन है। तो इसी के साथ इस सेशन की समाप्ति करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।